वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक दफ़े फिर जो सियासी सूरत हाल है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो ताज़ा तरीन बयानिया नज़र आ रहा है, साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो ममनुआ फंडिंग के हवाले से इल्ज़ामात सामने आए हैं, और जो आज पंजाब असम्बली में स्पीकर का इलेक्शन हो रहा है। पंजाब असम्बली में इस वक्त स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए वोटिंग जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सिप्तैन खान को मैदान में उतारा गया है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो उम्मीदवार हैं वो सैफुल मलूक खोखर है। फैसला जो अदालत की तरफ से आया उसके बाद चौधरी परवेज इलाही साहब वजीर आला पंजाब मुंतखब हो गए, तो स्पीकर की जो कुर्सी थी वो खाली हुई और इस हवाले से ये अब इंतखाब हो रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली हैं दोस्त मोहम्मद मजारी साहब, उनके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करवा दी है। ये इलेक्शन जारी है, मगर इसके अलावा आज सारा दिन अगर तवज्जो किसी चीज़ पे रही तो वो जो ममनुआ फंडिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो केस है उसके ऊपर जो बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में एक खबर छपी है। खबर में राज ग्रुप जो है उनके साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव आरिफ नकवी ने 2013 में वुटन क्रिकेट के अकाउंट से $2.1 मिलियन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया था। नवाज लीग जब से ये खबर सामने आई है तो ऑब्वियसली इसको बहुत अहमियत दे रही है, और साथ साथ बार बार उनकी तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है उसका महफूज शुदा फैसला जल्द सुनाया जाए। मरियम नवाज साहिबा ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर ये फैसला जल्द ना सुनाया गया तो पीडीएम इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरना भी दे सकती है। दिलचस्प बात यह है कि अभी तक जो साबिक वजीर आज़म है इमरान खान साहब, वो भी बार बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि वो गैर जानिबदार नहीं है और उनके इस्तीफ़े का मुतालबा करते रहे हैं। अब जो है सूरत हाल ये है कि पीडीएम की तरफ से भी दबाव डाला जा रहा है इलेक्शन कमीशन पर, बट वो सिर्फ एक फैसले के हवाले से। इसके साथ साथ पीडीएम ने ये भी फैसला किया है कि जो आर्टिकल 63A है उसकी तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस दायर किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ जुडिशरी के हवाले से भी खबर आई कि हाई कोर्ट्स में नए जजेस की तैनातियों के लिए जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ वो भी बेनतीजा रहा। वहाँ भी लग रहा है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है काफ़ी खुलकर सामने आया है। इन सारे इश्यूज़ पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जाहिद साहब, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, हमारे साथ और मौजूद है हबीब अकरम साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर असद रहीम खान साहब, माहिर कानून हैं और तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी हबीब साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आप लाहौर में मौजूद हैं और इस वक्त लाहौर में ऑब्वियसली पंजाब असम्बली का सेशन चल रहा है, इलेक्शन हो रहा है, स्पीकर का नंबर्स गेम तो शायद क्लियर हो, पर राना सनाउल्लाह साहब ने एक दफ़े फिर कह दिया है कि कुछ सरप्राइज मिल सकता है। सो आप बताएं सर, क्या सूरत हाल है और क्या देख रहे हैं आप? व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? देखिए, अगर तो आप नंबर्स की बात करें तो नंबर्स तो बिल्कुल वाज़ेह हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके साथ पीएमएलक्यू अगर मिली हुई है और जिसकी नतीजे में 186 वोट उनके पास हैं, तो उनके पास तो मेजॉरिटी है और यहाँ पर स्पीकर वो अपने सिप्तैन खान साहब को मुंतखब करा सकते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ नंबर्स की है नहीं है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिन्हें हम एडजेक्टिव्स कह सकते हैं, या वो जो ऐसे नाउन्स, ऐसे अस्मा आते हैं जिनकी जो मुजस्सम नहीं है। मिसाल के तौर पे इसमें एक सवाल आता है ज़मीर का। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि खुफिया वोटिंग के वक्त अचानक किसी का ज़मीर जाग जाए, क्योंकि हमने चंद दिन पहले यहाँ पर पंजाब असम्बली में 25 ज़मीरों को बैक वक्त जागते हुए देखा था। उसके बाद दूसरी बात यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई किसी से दोस्ती का भुगतान करना चाहे, क्योंकि हमने कुछ लोगों को ऐसा करते हुए भी देखा था। और फिर उसके बाद ये भी है कि जब नताइज आ जाएंगे तो उसके बाद भी क्या उन्हें काबिल कबूल समझा जाएगा? ऐसा नहीं होगा कि कहीं किसी मामूली चीज़ पे वो मामला अदालत में चला जाएगा। तो पिछले चंद कुछ अरसे में, जब से इमरान खान वजीर आज़म नहीं रहे और उसके बाद पंजाब में जो इस्लामाबाद का अक्स
यहाँ पे हमें नजर आ रहा है उस क्राइसिस का, तो यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि चीजें हमारी आंखों के सामने जो हैं अब उन पे भी भरोसा नहीं रहा। मिसाल के तौर पे क्या हमने हमजा शहबाज को वजीर आला बनते देखा देखा और फिर उन्हें उतरते हुए भी देखा। हमने यहाँ पर अक्सरियत एक जमात की और वजीर आला दूसरी जमात का देखा, हाँ देखा, हालांकि वो भी उसकी कोई कानूनी मंतक नहीं थी। यहाँ पे हमने डिप्टी स्पीकर को जो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं हमने साइड बदलते हुए देखा, हाँ देखा। अब बात यह है कि अब पता नहीं कि यहाँ पे जो यहाँ के जो हम जैसे सहाफ़ी हैं उनकी आंखों ने मजीद इस असम्बली की जंबील से क्या क्या निकलते हुए देखना है। तो लिहाजा नंबर्स यस वो सब्तैन खान की फेवर में है, लेकिन हकायक उसी वक्त वाजे होंगे जब नंबर्स के साथ नतीजा बिल्कुल हमारे हाथ में होगा। बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं कि आजकल इट्स टू डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट एनीथिंग, बट ऑब्वियसली वो जो आजकल बात हो रही है ना कि एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं बहुत से लोग कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब बेहतर पोजीशन में है दबाव डालने के लिए वफाकी हुकूमत पे, और वफाकी हुकूमत भी ऐसी विच इज़ लेड बाय अ पार्टी जिसकी किसी सूबे में अब हुकूमत नहीं है। तो सचमुच सिर्फ इस्लामाबाद का ही एक वो जो खित्ता है जिस पे शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी पार्टी बैठी है। पर सर एक दूसरा व्यू भी है और वो ये कहता है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर 2 सूबे मिल गए हैं, उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर भी है, बट आई मीन खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी हुकूमत, पंजाब में भी हुकूमत, तो शायद अब वो इलेक्शंस के लिए इतना दबाव ना डाले जितना वो पहले डाल रहे थे। आपको क्या लगता है सर, स्टेबिलिटी आएगी या जो पंजाब में हुआ है इसके बाद इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी? नहीं आरफा, एक अभी डॉन में किसी कॉलमिस्ट ने लिखा था, बिल्कुल सही था कि जो कुछ हो रहा है पंजाब असेंबली में ख़ास तौर पे उसको सर्कस कहना भी सर्कस की तौहीन है, क्योंकि सर्कस पे भी कोई ना कोई कानून होते हैं, कोई ना कोई जो है यानी एक तरीक़ेकार होता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और वो सही बात कर रहे हैं हबीब कि जो है जब तक आपके हाथ में रिजल्ट नहीं आता और रिजल्ट आने के बाद भी क्या होता है वो किसी को भी पता नहीं है। लेकिन इस वक्त एक ये कहना है कि 2 सूबों में इनकी हुकूमत आ गई है और इस लिहाज से जो है सेंटर में इस वक्त कंप्लीट पैरालिसिस है। अब ये मतलब कंट्रोल तो सही है, पंजाब में कर लिया, आपकी हुकूमत आ गई है इस वक्त, लेकिन कितने दिन चलती है ये भी देखने है। और दूसरी बात है क्या जो है इस किस्म की हुकूमत जो है जिस तरह के हालात हैं वहाँ पे वो कोई आगे बढ़ सकती है या काम भी कर सकती है, वो उसका लिए भी सवाल या निशान है। तो मेरे ख्याल ये कि ये ठीक है, मतलब पीटीआई की पोजीशन इस लिहाज से कह सकते हैं कि 2 सूबों में उसकी हुकूमत है। जो दबाव था जैसे पहले, जैसे मे 25 का जो उन्होंने जो कोशिश की थी यहाँ पे धरना डालने की, तो पंजाब में उसको रोक लिया गया था, शायद वो अब ना हो सके। यहाँ तक तो सही है, लेकिन बात यह है कि ये जो इस वक्त कोई भी हुकूमत नहीं कर रहा है सही मानों में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद का भी जिक्र करें, सिर्फ इस्लामाबाद में भी आपको हुकूमत नजर नहीं आती, ना पहले से ही नजर नहीं आती। पंजाब में भी जो अगर फर्ज की आ गई है पीटीआई की, तो ये कहना है कि हुकूमत कायम हो गई है वो भी गलत होगा। इस वक्त जो है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, ठीक है पाकिस्तान में जो सियासी जो एक लिहाज से इनका ये क्राइसिस तो हमेशा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस नौयत का जो है कंप्लीट कोलैप्स ऑफ स्टेट जिसको कहते हैं वो हमें नज़र आता है। इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट है तो यहाँ मौजूद है, लेकिन वो खुद भी यानी एक गिला करते हुए नज़र आते हैं कि जैसे किसी ने उनके कनपटी पे जो है वो पिस्तौल रख के उनको हुकूमत दे दी है। उनको खुद भी समझ नहीं आ रही कि करें क्या इस हुकूमत का, और ना निकल सकते हैं ना उसमें वो कर सकते हैं। फीलिंग सॉरी फॉर देम, बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, क्योंकि जो बातें बाद दफ़ा सुनता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि जो है ज़बरदस्ती किसी ने हुकूमत पकड़ा दी। अब सवाल ये पैदा होता है, मेरे ख्याल इमरान खान साहब जब अगर ले लिए इन्होंने, मुझे नहीं लगता है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त अगर चाहें तो अगर दोनों इसको डिसॉल्व करते हैं असेंबली को तो एक फोर्स कर सकते हैं इलेक्शन, लेकिन नहीं, मुझे नजर नहीं आता है कि ये चीज रहेंगी, तो कन्फ्रंटेशन की सूरत जो है वो बरकरार रहेगी। असद साहब, एक तरफ तो हम सियासत में जो कॉन्फ्रंटेशन है और पोलराइजेशन है उसका जिक्र करते हैं, पर सर जो गुज़िश्ता दिन इत्तलात आई जुडिशरी के हवाले से कि मीटिंग हुई, मीटिंग से पहले जस्टिस फायज काजी ईसा का ख़त आया, फिर मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकल पाया बिकॉज जो कह रहे चीफ जस्टिस साहब की नॉमिनेशंस थी उनके ऊपर वोट्स पूरे ना हो पाए, और फिर उसके बाद काजी फायज ईसा साहब की स्टेटमेंट आई। सर कितनी वहाँ अब हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हम कह सकते हैं कि सिवियर है, और उसका क्या सियासत पे
या जुडिशरी पे इम्पैक्ट हो जी, सकता बहुत है? शुक्रिया आफा साहिबा, आप दुरुस्त कह रही हैं कि एक इख्तलाफ राय है, वो इख्तलाफ राय गुज़श्ता दिनों वाज़े हो गया, लेकिन अभी भी एक आइनी तरीक़ाकार दर्ज है, कानूनी तरीक़ाकार दर्ज है। और जहाँ तक जुडिशल अपॉइंटमेंट्स की बात है, आपको याद होगा कि जो पिछली तकर्री भी हुई थी अदालत उज़्मा को, तब भी जो फर्स्ट राउंड था वो नाकाम हुआ। उसके बाद मज़ीद मुशावरत के बाद और फिर जुडिशल कमीशन की जो कुछ अपनी ही जो तैनातियाँ थीं वो तब्दील हो गई, तो उसके बाद वही तकर्रियाँ कामयाब हो गईं। इधर जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि जब जुडिशल अपॉइंटमेंट्स की सतह पे आप डिस्कशन करते हैं जुडिशल कमीशन के ज़रिए, तो जो कुछ एक्सट्रेनियस फैक्टर्स हैं या जिस तरह आपने सियासी सूरत हाल की बात की, उसको दरगुजर किया जाए और दरारों से हट के अगर एक मुत्तफ़िक तौर पे या एक मुतहद तौर पे अक्रॉस द आयल आप ये फैसला कर लें, सीनियरिटी जैसी चीज़ों को एक बेबुनियाद वजह या एक बेबुनियाद स्पॉइलर से हट के अगर आप आगे बढ़ें तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा और अदलिया के लिए बेहतर होगा। उसको कॉन्ट्रोवर्शियलाइज इस तरह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक आएंगे अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें जाहिद हुसैन साहब से, हबीब अकरम साहब से और असद रहीम खान साहब से, और हम बात करें जो ओवरऑल इस वक्त सियासी सूरत हाल है। जी हबीब साहब, ऑब्वियसली क्योंकि एक सूरत हाल, एक तरफ इकॉनमी की सूरत हाल है तो दूसरी तरफ पॉलिटिकली इतनी अनस्टेबल सिचुएशन है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं बार बार कि अब इलेक्शंस जल्दी होने चाहिए। सर, आपके ख्याल में ये क्या एक प्रैक्टिकल प्लान है? क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? क्योंकि पीडीएम की तरफ से, पीएमएलएन की तरफ से तो बिल्कुल मुख्तलिफ आवाजें आ रही हैं। वो तो कह रहे हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। देखिए, जहाँ तक इनिशिएटिव का सवाल है इलेक्शन करने का, तो वो तो वजीर आजम के पास होता है कि वो असम्बलियाँ तोड़ेगा। उसके बाद फिर सूबाई असम्बलियाँ हैं, उनके साथ भी वो भी टूटना होंगी, तभी हम एक बाकायदा तौर पर। हबीब साहब, आपको आवाज आ रही है? सर जी बिल्कुल आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी असद साहब, आई थिंक वी हैव लॉस्ट द कनेक्शन विद हबीब साहब। असद साहब, ये जो अब पीडीएम की तरफ से फिर बात आ रही है, एक तो ऑफ कोर्स जो फैसला चाह रहे हैं प्रोहिबिटेड फंडिंग केस का, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये कहा जाता है कि हाई कोर्ट का फैसला जो है उसने क्लियर कर दिया है कि तीनों पार्टीज के अकाउंट्स देख के एक ही वक्त में फैसला करना है। सर, क्या ये सही इंटरप्रिटेशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आ रही है, या इलेक्शन कमीशन के पास ये स्पेस है कि वो पीटीआई के खिलाफ फैसला सुना दे? साहब, अदालत आलिया की कोशिश ये थी कि एक सियासी जमात हो या तमाम सियासी जमातें हों, आप नतीजे तक पहुँच सकें। और तहरीक इंसाफ को मेरे ख्याल से ऐसा करना नहीं चाहिए कि एक इंटरप्रिटेशन के पीछे छुपते हुए ये कहे कि तमाम जमातें सामने आएँ तो फिर उसके बाद ही आप बात की तह तक पहुँचेंगे। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीटीआई के फॉरेन फंडिंग का केस को डिसाइड करे, और इस असूल को ज़रूर आप सामने रखें कि तमाम जमातों का फैसला होना चाहिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जब तक बाकियों का नहीं होगा तो मेरा भी नहीं होना चाहिए। यही लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट तहरीक इंसाफ बार बार मुस्तरद करती थी बाकी केसेस में, और इसमें पैनामा का भी एक जो खसूसी एक हवाला है वो भी बनता है। असद साहब, वेरी क्विकली ये बताइएगा कि क्या सचमुच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खतरा है ये कि वो बैन हो सकती है? बिफोर आई गो टू हबीब साहब। आरफा साहबा, मैं आपके प्रोग्राम पे कई बार कह चुका हूँ कि इस तरह की सब जुडिस प्रोसीडिंग्स पे बेहतर होगा कि उसके नतीजे तक पहले से आदमी ना पहुँच पाए और कहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि व्हाट इज द इशू एट स्टेक हियर इन दिस केस? इज इट रियली फॉरेन फंडिंग व्हिच कैन लिंक टू अनदर कंट्री, जिसकी वजह से जी कि क्योंकि हमारी सियासी जमातें आखिरकार हमारी नुमाइंदगी करते हैं और आईने पाकिस्तान को सामने रखते हुए जो पाकिस्तान का नज़रिया है और पाकिस्तान के जो अपने मफाद हैं उनको अवलीन तरजीह देनी है। इसलिए अगर कुछ ऐसी सियासी जमातें हैं जिनको कुछ मखसूस ज़राए फ़ंड कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, और आप बैन-अल-अक़वामी इंटरेस्ट को के सहूलतकार बन सकते हैं, चाहे वो नीयत के साथ हो चाहे बग़ैर नीयत के साथ हो। तो इसके पीछे ये लॉजिक है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि जब भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बयानिए में कुछ नुकसान होता है या वो कोई इंतखाबात हारते हैं तो बार बार फॉरेन फंडिंग केस का जो परचम है वो लहराना शुरू हो जाते हैं और अगले 6 माह खुद ही उस केस को भूल जाते हैं।
अगर आपने इसको परस्यू करना है तो खुद परस्यू इसे करें। और जैसे तहरीक इंसाफ भी कह रही है, इसमें अगर अक्रॉस द बोर्ड ये सिचुएशन हो तो उसको होना चाहिए, लेकिन पीटीआई के जो अपने लीडरान हैं उनको इस केस से छुपना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही जी। हबीब साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो जाहिद साहब ने गुफ्तगू की थी सर, कि एक बहुत अनस्टेबल सूरत हाल है, पर सर क्या ये अनस्टेबल सूरत हाल जो है हमें इलेक्शंस के करीब लेके गई है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से भी अब लग रहा है कि कम आवाज आ रही है इमीडिएट इलेक्शन की, और दूसरी तरफ पीडीएम ने तो फिर जिसको कहते हैं रीइंफोर्स किया अपना बयानिया या अपनी बात कि जी हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। आरिफा, इस वक्त हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और हमारी रियासत का जो सियासी निज़ाम है, उसके बारे में एक बात तो यकीन से कही जा सकती है, और वो ये है कि ये एक मरीज़ है जो इस वक्त आईसीयू में पड़ा हुआ है। हमें इसकी दवाई का पता है, हमें पता है कि जब हम इलेक्शन करवाएंगे तो फिर हमारे यहाँ सूरत हाल वाज़े होगी, लेकिन हम उस इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे, यानी वो दवा इस मरीज़ को नहीं दे रहे जो इसकी ज़रूरत है, बल्कि हम हर दूसरी दवा इस पे आज़मा रहे हैं। तो इस तरह की जब दवाएं आज़माएंगे तो नतीजा वही निकलेगा जो आपके सामने है। आप किसी के कहने से मुल्क स्टेबल नहीं होते, किसी के दावे से मुल्क स्टेबल नहीं होते। मुल्कों की स्टेबिलिटी हमेशा बाहर से देखी जाती है। हम पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। क्या यहाँ पर बैठे हुए हम चारों में से कोई एक शख्स भी कह सकता है कि पाकिस्तान स्टेबल है इस वक्त? हम यकीनी तौर पर इसका जवाब है नहीं में। तो इंस्टेबिलिटी का हल तो इलेक्शन होता है, और हम इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे, तो लिहाजा हम अब इस मरीज को या इस हुकूमत जो दरअसल इस वक्त हमारी सियासी विल की मजहर बन के बैठी हुई है, इस हुकूमत को जितना चाहें खींच लें, ये क्लिनिकली डेड हो चुकी है। अब इसके अंदर जिंदगी की रमक बाकी नहीं रही, लेकिन हम उसी को चलाने पे अगर इस मुसर हैं तो बस फिर चलाते रहें। इसके नतीजे में पाकिस्तान का नुकसान, इस तरह की हुकूमतें चलाने में पाकिस्तान का नुकसान पहले भी हुआ था, अब भी हुआ है। लेकिन एक जो करीबी अहम चीज़ है वो हमें समझ लेनी चाहिए आरिफा, के 2013 का जो इलेक्शन था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2012 में हार चुकी, और उस वक्त भी यही कहा जाता था कि अब इस हुकूमत की कोई हैसियत बाकी नहीं रही। तो 2023 में भी अगर इलेक्शन होना है तो मौजूदा हुकूमत अपना एक्चुअली जो रहा साहब पॉलिटिकल कैपिटल है उस वक्त तक खर्च कर चुकी होगी, और इसके पल्ले कुछ नहीं रहे। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं जाहिद हुसैन साहब से और हबीब अकरम साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है। जाहिद साहब, अब फिर मतलब कि इलेक्शंस भी नहीं होंगे, हुकूमत भी पैरालाइज्ड है, इकॉनमी की सूरत हाल जो है वो उसका रोना तो हम वैसे ही रोते रहते हैं, मतलब कि तो बिल्कुल बस रो लें फिर बैठ के आपसे डिस्कशन क्या करनी है इस बात पे। आई मीन आई डोंट इवन नो व्हाट क्वेश्चन टू आस्क यू। इतनी आप दोनों ने ऐसी तस्वीर पेंट की है कि अब मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि मैं सवाल क्या पूछूं, अंधेरा ही नजर आ रहा है आगे। नहीं, देखें, आम जो सूरत हाल होती है आरफा, मतलब ये कि जो हमने 90s में देखा था कि हुकूमत जाती थी, इलेक्शन हो जाते थे, तब्दीली आ जाती थी, जो कुछ भी जिस होना यही चाहिए था। मतलब दुनिया है, कोई भी सियासी जो एक बहरान का जो मसला होता है, वो जब इस किस्म के हालात होते हैं, सबसे अच्छे तरीका इलेक्शन नहीं होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकते हैं। आपने मारूजी हालात की वजह से पूछा है, उसकी बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ जो हालात मुझे नज़र आते हैं कि आपने जैसे इमरान खान साहब चाहते हैं इलेक्शन हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों पे उनकी भी कंसिडरेशन बन के आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इलेक्शन नहीं चाहेंगे, लेकिन कोई जो बाद दफ़ा ऐसी सूरत हाल हो जाती है जहाँ पे आपको हुकूमत अगर दे भी दी है तो आप संभाल नहीं सकेंगे। दूसरी तरफ आपने पीडीएम का जो है देख लिया है, वो किसी सूरत में इस वक्त चाहे वो बिल्कुल ही एक आईसीयू में पड़े हुए होंगे, मरने के करीब भी होंगे, लेकिन अभी तक उनके इंटरेस्ट में जो बात आती है वो दो राय जरूर बनाएंगे। बट देखिए अभी हबीब साहब ने यही कहा है, उन्होंने कहा कि पीडीएम इसको जितना खींचेगी उनको इससे फायदा कोई नहीं होगा, किसी को फायदा नहीं होगा। हाँ। बात तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप इलेक्शन नहीं, अगर इसी तरह रहते हैं सूरत हाल, तो किसी भी सियासी जमात को फायदा नहीं होगा। मेरा सिर्फ कहना यह है कि आपने मुझसे पूछा कि इलेक्शन होंगे, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। हाँ। कि जो है जो होना चाहिए तो अलग चीज़ होती है, और होंगे तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुझे कोई आसार नज़र नहीं आते हैं जहाँ हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। और उसमें सबसे बुनियादी चीज़ जो आती है, जो इंस्टेबिलिटी जिसकी मैंने बात की थी,
वो और जो है मल्टीपल क्राइसिस इस वक्त पाकिस्तान के, मैंने 90s में कभी भी इस किस्म के नहीं इकोनॉमी इज अ मेजर इशू, कंप्लीटली मेल्ट डाउन हो रहा है आपका। बिल्कुल ठीक। तो फिर उसके बाद जो है मेरे ख्याल इस वक्त मुझे नहीं लगता है कि दूसरी और कुव्वतें भी जो है उस वक्त इलेक्शन में जाएंगी। हबीब साहब, जो ऑब्वियसली हुकूमत है उन्होंने एक ये बहुत साफ जाहिर कर दिया है कि वो अब एक बहुत जिसको कहते हैं अग्रेसिव पॉलिसी, मुजाहिमत का जिक्र उन्होंने दोबारा शुरू कर दिया है कि हुकूमत में भी रहेंगे, मुजाहिमत का जिक्र भी करेंगे। मरियम नवाज साहिबा ने जुडिशरी के ऊपर काफ़ी तनकीद की, और फिर गुज़िश्ता रात सर ये भी खबर आई कि 11 इस्तीफे उन्होंने एक्सेप्ट करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो सर ये 11 इस्तीफे जो है आप इनको किस तरह देख रहे हैं? एक तो ये कि सिर्फ 11 क्यों, और ख़ास तौर पे ये 11 लोग क्यों? मतलब कि क्या PMLN या PDM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, व्हाट आर दे थिंकिंग? आरिफा, देयर इज अ मेथड इन मैडनेस। आप ये जो दो हैं, शानदाना गुलजार और जो शीरीन मज़ारी साहिबा, ये तो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर हैं, लिहाजा इनके इस्तीफ़े कबूल करके असल प्लॉट जो है उसको छुपाया गया है। अगर बाकी आप 9 इस्तीफ़े देखें तो आप ये देखिएगा कि एक सीट है पेशावर की, और फिर दूसरे जो पंजाब की कुछ सीटें और ज़्यादा सीटें हैं, आप चले जाए, एक सीट है पेशावर की, एक मर्दान की, 2 पंजाब की, और फिर कराची की, और एक फैसलाबाद की। अब ज़रा आप इन फहरिस्त अब ज़रा 2018 में मैं आपको ले जाना चाहूँगा। मैं अभी पेशावर की सीट पे बात नहीं कर रहा। मर्दान की सीट पे अली मोहम्मद खान जीते थे, और जीते थे सिर्फ 2000 वोटों से, और उन्होंने हराया था जमीयत उलमा इस्लाम के कैंडिडेट को, और उनके नीचे PMLN को भी वहाँ पे साइजेबल वोट पड़ा था, और ANP को भी। अगर ANP, PMLN और जमीयत उलमा इस्लाम के वोट मिल जाते 2018 में, तो अली मोहम्मद खान कभी भी MNA ना बन सकते। तो दरअसल इस हलके को जब अली मोहम्मद खान को सिलेक्ट किया गया है उनके डिज़ाइन कबूल करने के लिए, तो उसके पीछे ये सोच कार फरमा है कि वहां पर हम इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ेंगे, 1-on-1 इलेक्शन होगा, तो वहां पे PTI का कैंडिडेट हार जाएगा। उसके बाद आप फरूख हबीब, मैं जरा अहम सीटों की बात, फरूख हबीब को 1200 वोटों की बर्तरी मिली थी आबिद शेर अली के मुकाबले में, और वहां पे छोटे छोटे जो ग्रुप्स होते हैं इंडिपेंडेंट, उन्होंने भी कुछ 4000 के करीब वोट ले लिए थे। अगर फैसला री इलेक्शन है तो वो 1200 वोटों का फर्क जो है वो PDM का ख्याल है कि मुस्लिम लीग निकाल लेगी। अब जरा मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में जरा कराची लेके जा, ननकाना साहब, चले उससे पहले ये साथ ही लाहौर में ननकाना साहब में आप देखें, ननकाना साहब में एजाज शाह साहब जिस सीट पे जीते थे, वहां पर एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ था कि एक मौलवी साहब थे, वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, और फिर TLP की वजह से भी मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचा। अब यहाँ, और वोटों की बर्तरी थी सिर्फ 2000 की, तो यहाँ पर भी ये जो जीत का मार्जिन है उसको रिकवर किया जा सकता है। अगर TLP अब चूंकि वैसे ही जरा नीचे जा चुकी है, तो वहां पर PMLN समझती है कि हम इसको भी कवर कर सकते हैं। अब जरा चलिए कराची में अकरम चीमा की जो सीट है, आप अकरम चीमा की सीट देखिए, वो भी चंद 100 वोटों की फर्क से वो जीते हैं, और वहां पे MQM और पीपल्स पार्टी अगर मिल जाए, और वहां पे मुस्लिम लीग नून का भी थोड़ा सा हिस्सा है 12000 वोटों का, अगर उनमें से कोई भी एक जमात मिल जाती है यानी MQM के साथ, तो अगेन वो सीट भी निकल सकती है। अब आप जरा चले जाए लियारी में, जहां से अब्दुल शकूर शाद साहब जीते थे। अब्दुल शकूर शाद साहब भी, उनकी बहुत ही थिन मार्जिन है, वहां पे बिलावल भुट्टो को इन्होंने हराया था। दूसरे नंबर पे आई थी TLP, और तीसरे नंबर पे आए थे बिलावल भुट्टो साहब। लियारी में मुस्लिम लीग नून का वोट भी है, जमीयत उलमा इस्लाम का वोट बैंक भी है। अगर आप नंबर्स उठा के देखें, बिलावल के वोटों में जमा करें JUI के और PMLN के वोटर, तो वो अब्दुल शकूर शाद से ऊपर निकल जाते हैं। तो अब चूंकि PDM ने ये सोचा है कि हम ये जो नशिस्तें हैं जो बहुत ही थिन मार्जिन के साथ PTI जीती थी, हम यहाँ पे इलेक्शन करवाते हैं, एक एक कैंडिडेट मतलब मुश्तरका कैंडिडेट खड़ा करेंगे, और ये इलेक्शन जीत हम बताएंगे कि देखें जी हम भी उतने ही मकबूल हैं। तो जो पेशावर वाली सीट है शौकत साहब की, जो और चारशदा की फजल खान की सीट भी दरअसल उन्होंने स्फंदियार वली को शिकस्त दी थी, वहां पे भी JUI और ANP मिल जाए तो फजल खान सब फारिग हो जाते, PTI फारिग हो जाती।
पेशावर के बल्दियाती इलेक्शन में आपने देखा कि वहां पे JUI जीती, नूर आलम खान PTI छोड़ चुके हैं, वहां पर PTI के छोटे छोटे स्प्लिटर ग्रुप्स भी हैं। तो अगर JUI वहां पे मिलती है और इनको साथ मिलाती है तो वहां पे और PTI के अंदर अरबाब जो शहजाद साहब थे उनके कुछ रिश्तेदारों के प्रॉब्लम भी हैं, तो वहां पे वो शौकत साहब को इलेक्शन हरा सकते हैं। तो गोया ये मजमूई तौर पे आप देखेंगे वो सीट है ताकि अपनी मकबूलियत का तासुर दिया जा सके टेक्निकली और साथ ही चैलेंज किया जा सके। और अगर ये भी आपको बता दूं कि अगर ये इलेक्शन हार भी गई, फर्ज किया पाकिस्तान PDM ये इलेक्शन हार जाती है, 10 के 10 9 हलकों में उन्हें 9 के 9 हार जाती है, तो भी PDM का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि PDM के पास तो ऑलरेडी लो नंबर पूरे हैं। और अगर एक so they're looking for a psychological victory. एग्जैक्टली वो ये कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। दूसरी लास्ट में अर्ज करूं सर, वेरी क्विकली मैंने ब्रेक लेना है, 30 सेकंड्स। चलिए, उन्हें कुछ टाइम भी मिल जाएगा, सितंबर तक PTI एंगेज रहेगी, सितंबर में आगे फिर 10 इस्तीफे और मंजूर कर लेंगे, फिर आगे नवंबर तक, और नवंबर इज द मैजिक मंथ। बिल्कुल ठीक जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, कुछ वापस आएंगे हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें जाहिद हुसैन साहब से और हबीब अकरम साहब से। नवंबर का इज द मैजिक मंथ हबीब साहब ने अभी कहा ब्रेक पे जाने से पहले। देखिए, वो लोगों को बहुत ज़्यादा है कि नवंबर, लेकिन मैं जो एक और चीज़ भी कह रहा हूँ कि इस वक्त जो आपने बताया कि बाई इलेक्शन के, ये ठीक है, वो बिल्कुल कैलकुलेटेड इनकी मूव है, इसमें तो कोई शुबा है ही नहीं कि उन्होंने कैलकुलेट करके कहाँ कहाँ किस सीटों पे इलेक्शन करवाया। हालांकि अगर इस्तीफे मंजूर करने थे सबके करते, क्योंकि सबके भेजे गए थे। अच्छा, उसमें एक और की फ़र्क आता है कि इलेक्शन आप जैसे कहा 2 महीने में होने हैं, तो PTI का भी एक डिलेमा ये होगा कि क्या वो इलेक्शन में हिस्सा लेगी। अगर हिस्सा लेती है तो फिर उसके बाद यानी जो उनकी जो एक डाइवर्जन वाली बात आती है तो हो जाएगी कि आप इलेक्शन इसमें मसरूफ़ हो जाएंगे, और फिर जो जिस पे आप यानी एक लिहाज से प्रेशर डालना चाह रहे थे इलेक्शन के, वो पीछे रह जाती है। तो मेरे ख्याल ये एक तरीका ये भी है, PDM ने कैलकुलेटर जो जहाँ पे सीटों की किया है वहाँ पे ये भी था कि इस तरह से इलेक्शन बाई इलेक्शन में जब जाएंगे तो फिर यानी तवज्जो जो है दूसरी तरफ मुंसलिक हो जाएगी। अब उसमें मुझे लगता है ये कि 2-3 चीज़ें हैं। मुझे जो लगता है वो ये है कि इस वक्त KP में भी इस वक्त डिज़ोल्व करने के मूड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए, पंजाब में तो हो सकता है किसी मौके पे, जब क्योंकि बहुत ही क्लास से जिसको कहते हैं अभी 8 सीटों की अक्सरियत है। आज अगर स्पीकर का जो है इलेक्शन में कुछ हो जाता है, मतलब ऊपर नीचे हो जाता है और ये सीक्रेट बैलेट है इसमें, तो हर चीज़ मुमकिन है पंजाब में इस वक्त, कोई चीज़ आप उसको रद्द नहीं कर सकते। तो फिर जो है पंजाब की सूरत तो बहुत ज़्यादा वो से बन के आती है, जिसमें फिर ये होता है कि अच्छा एक और भी चीज़ आती है। देखिए, पंजाब में जीते हैं परवेज़ इलाही, उनकी 10 सीटें हैं और मजबूरी है PTI की कि उन्होंने ये सीट दी है, लेकिन अब ये कहना कि वो बुज़दार की तरह रहेंगे वो नहीं होगा। उनके सामने अपने भी जो है कोई वो हैं, वो भी इसी तरह से, मेरे ख्याल जो आपको याद होगा जब ये निगोशिएट कर रहे थे, PDM से भी कर रहे थे और PTI से भी निगोशिएट कर रहे थे। PDM का जो इन्होंने फिर बाद में इन्होंने जो ऑप्ट किया PTI को, उसकी वजह भी यही थी कि उनका कहना यह था कि हम जो है इलेक्शन जल्दी नहीं कराएंगे या डिसॉल्व नहीं करेंगे। मेरे ख्याल ये मसला फिर इनके इमरान खान के साथ भी आया करेगा। हबीब साहब, आप इत्तफाक करेंगे सर, क्या परवेज़ इलाही साहब, बहुत से लोग ये बात करें, परवेज़ इलाही साहब एक चैलेंज हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? और सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, बाई इलेक्शन में हिस्सा लेगी कि नहीं जो नेशनल असेंबली के हैं? देखिए, एक तो जहां तक चौधरी साहब का ताल्लुक है, तो चौधरी साहब एक बैलेंसिंग फैक्टर के तौर पर सामने आए हैं, और जो बहुत सारी बातें हैं जो कही नहीं जा सकती और मेरा ख्याल है कहने भी नहीं चाहिए, कि चौधरी साहब एक ऐसे मखसूस डील और मखसूस सिनेरियो के साथ PTI की तरफ से वज़ीर आला के तौर पर नामजद किए गए थे, जो दरअसल जो इमरान खान के ऐवान इक़्तिदार से निकलने से पहले था। तो उस सिनेरियो को जहन में रखते हुए ये फैसला हुआ था। तो अब उस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन इसलिए की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बराह रास्त उसे इंटरनल कंसेंसस करने के लिए कोई ऐसा कैंडिडेट उसके पास मैसर नहीं है। तो लिहाजा चौधरी साहब को एक आप उसको कह सकते हैं कि वो इत्तेहाद की कॉस्ट पे करने के लिए भी, और दूसरी बात यह है कि चौधरी साहब का जो वज़ीर आला बनना है, ये कम्युनिकेशन के बहुत सारे चैनल्स जो है वो PTI के साथ खोल देगा, जिन्हें इमरान खान बंद कर चुके हैं।
अब वहां पर एक तजर्बाकार आदमी यानी चौधरी परवेज इलाही की सूरत में मौजूद होगा, जो सवाल भी उठा सकेगा, जवाब भी दे सकेगा। मेरा ख्याल है आप समझ रहे हैं कि मैं किन चैनल्स की बात कर रहा हूँ। दूसरी, इसके साथ जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला है, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ज़िमनी इंतखाबात में उलझती है 9 हलकों में, तो समझ लीजिए कि आप यूं समझ लीजिए कि इसने PDM के फैलाए हुए जाल में कदम रख दिया है। यहाँ से निकलने के कई रास्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज के दिन का जो तर्ज अमल है वो ये बता रहा है कि शायद उसने इस खबर को ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं है। हालांकि आगे चल के ये शायद उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाए कि पहले से 9 इलेक्शन लड़ने पड़े और जैसे ही पहला इलेक्शन खत्म हो रहा हो अगले 9 लड़ने के दोबारा ऐलान हो जाए, उसके बाद फिर अगले 9 लड़ने का ऐलान हो जाए। तो PTI को ये थकाते रहेंगे तो क्या PTI इस तरह थकती रहेगी? या इसे अगर कुछ करना है तो उसके लिए टाइम है आज और कल का। अगर नहीं करती तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहरहाल इस वेल कैलकुलेटेड मूव की कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। वेरी क्विकली, वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट, सो बोथ ऑफ यू 30 सेकेंड्स और 45 सेकेंड्स ही। नवाज शरीफ साहब के वापस आने की बात हो रही है PMLN में, क्या आपको ये मुमकिन नजर आ रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है आने के इस वक्त, मतलब बातचीत चल रही है और मेरा ख्याल ये है कि कुछ लोगों का PMLN में शायद ख्याल ये है कि उनके आने की वजह से जो पार्टी के अंदर जो एक दरारें नज़र आ रही है या डिमोरलाइजेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। मेरे ख्याल ये कि उसके बाद लेकिन और भी इसके मज़मरात हो सकते हैं। मतलब ये कि वो हालात नहीं है कि जिसमें PDM की हुकूमत का पूरी तरह यहाँ पे असर हो कि वो आएंगे भी तो फिर गिरफ्तारियाँ नहीं होंगी, वो आएंगे तो लाहौर में आएंगे और फिर जो सूरत हाल आपको है समझ, मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त उनको मशवरा ये दिया जाएगा कि आएंगे। कुछ लोग कह रहे थे, वही तो आपको याद होगा कि जावेद लतीफ़ साहब आज से 6-8 महीने पहले भी कह रहे थे कि 10 दिन में आने वाले हैं। तो मेरे ख्याल ये तो कहते रहेंगे, लेकिन असल मसला PMLN का जो बहरान है वो बहुत गहरा है, उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस भी एक बन के आती है। और जैसे अभी अकरम साहब ने सही बात की है कि मसला ये है कि हर पार्टी अगर जिंदा रहना चाहती है तो हालात की वजह से अपने आप को री इन्वेंट करना चाहे। वेरी क्विकली 30 सेकेंड्स हबीब साहब, सेम क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब इमीडिएटली को वापस आने का इरादा किए हुए हैं। वो इरादे बांधता हूँ तोड़ देता हूँ, बस इसी मामले में है वो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम, माफ करिएगा, नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।